नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बजट 2022 कैसा रहा और महामारी से बचते हुए महामारी के बीच जो हालात पैदा हुए उससे लड़ते हुए एक बजट सामने आया है और इस बजट को लेकर के चारों तरफ से सकारात्मक आवाजें आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100/100 सकारात्मक आवाजें ही आ रही होंगी। जहां कमियां हैं, जहां जिन्हें लगता है कि यहां पर यह कमी रह गई, वो आवाज जरूर उठाएंगे। हालांकि हेडलाइंस में जब हम प्रधानमंत्री के उस बयान को सुना रहे थे तो आपने देखा होगा कि खासकर कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के सरकार संजीदा है। किसानों की बेहतरी कैसे हो, किसान तकनीक माध्यम को किस तरीके से अपनाएं, उन्नत कैसे खेती हो, ड्रोन की कैसे सहायता लें, ये सभी चीजों को, कनेक्टिविटी को जोड़ने की कोशिश के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। जब हम बजट की शुरुआत करते हैं तो कृषि सेक्टर को सबसे ज्यादा सामने रखा जाता है। सबसे अहम यही है क्योंकि भारत गांव का देश है और कृषि आधारित जो हमारी सारी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, वो भारत को मजबूत करती हैं। किसानों का देश है भारत। इसलिए सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम बात करें तो आपको कई चीजें ऐसी नजर आएंगी जिसमें असीम संभावनाएं झलकती हैं। और जो निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये आज का नहीं, इसे एक लंबे टेन्योर के लिए आप देख सकते हैं इस बजट को, और सकारात्मक चश्मे को अगर लगाएंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इस बजट के पेश होने के बाद क्या कहा, यह हम बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इससे एक पूरे बयान की एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। कृषि या फिर यह सेक्टर छाया हुआ था। किसानों को कितना फायदा पहुंचेगा, कैसे हम उसे बेहतर बना सकते हैं, उन तक कैसे जरूरत की जो चीजें हैं वो पहुंचा सकते हैं, आप देख रहे हैं। और क्या लगता है कितनी सही दिशा में यह बजट है, और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम लें तो ये दूरगामी बजट है और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोविज़न किया है ताकि किसान तक ये पहुंच पाए। और किसान और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक फार्म प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं होगा, एग्री इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी। तो एग्रीकल्चर पूरा एग्री चेन में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर बिहार जो कि एग्री प्रधान राज्य है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। और ख़ासकर इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा मैं कि बैंकों का अगर सहयोग थोड़ा है पूरे एग्री चेन में, फार्म, एंसिलरी और एग्री, एलाइड एग्री और साथ साथ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पूरे चेन में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो बिहार को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इससे। इसमें एक बात और भी हम जोड़ना चाहेंगे आशीष जी कि जिस तरीके से ये कहा गया, क्योंकि ये नई अब चीज़ें आ रही हैं कि जिन 4 राज्यों की बात प्रधानमंत्री ने कही और उस गंगा तट की बात कही, गंगा तट से 5 किलोमीटर दाएं, 5 किलोमीटर बाएं, अगर आप वहां पर खड़े हैं तो दोनों ही किनारों को अगर लें तो कितने सारे किसान, इनकी संख्या लाखों में होगी, जिन्हें फायदा पहुंचेगा, उनके लिए कुछ बेहतरी की बात की जा रही है। इसमें सिल्ट वाली, गाद वाली बात अलग है।
इसमें जो केमिकल्स निकलते हैं जमीन के अंदर से तो उनकी बात अलग है, लेकिन किसानों को डायरेक्ट फायदा कैसे हो, कैसे उन्हें जोड़ें, और खासकर सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, प्राकृतिक संपदाओं का भी हम उपयोग उनमें कर पाएं। तो इस नजरिए से ये कितना सटीक बैठता है उन किसानों के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग सरकार ने की है, उसे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं अपने चश्मे से? देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी तो फार्मर को प्राइस पॉइंट्स भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बिकता है जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है नॉर्मल ब्रांडिंग में, और ऑफ द शेल्फ इसके लिए अब काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया है। मतलब बिहार के अलावा पूरे देश में ये बड़ा मार्केट हो गया, खासकर जो मेट्रो टाउन्स हैं उसमें तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। जो आजकल मिनीमियल्स जो बोलते हैं वो काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसको, और नेक्स्ट जनरेशन तो उसी अपर मिडिल क्लास का है। तो किसानों को डायरेक्ट अपर मिडिल क्लास से जोड़ने से किसानों को बहुत बहुत फायदा होगा। चलिए, पहली बात को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ निखिल आनंद भी हैं, अरविंद निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ सुबोध जी भी हैं। सुबोध जी, किस तरीके का बजट लगा आपको, कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बजट भी छलावा है जैसे कि पहले बजट है। जो आप किसान की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ई मंडी, फसल बीमा योजना और हर खेत में जल, ये तीनों जो है धरातल पे इनका उतरा नहीं। तो अब जो है इस बजट में भी इन्होंने किसानों के लिए लोभाने वाली बातें कही है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखिएगा इसमें जो है हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, या फिर अन्य जो फूड प्रोसेसिंग की जो बातें हो रही है, मुझे लगता है कि इस पे वजन देना चाहिए था इस बजट में। अब जहां तक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट को जो है एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट होना चाहिए था, रोजगार सेंट्रिक बजट होना चाहिए था। जहां तक आपको पता है कि भारत सरकार अब जो है वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट को जो है त्याग दिया है। इस त्याग से हुआ क्या है कि लगभग 55 लाख नौकरियां सरकारी संस्थाओं में अभी है, जो कि इन्होंने अभी तक एडवर्टाइज नहीं कर पाए हैं, और जो करते भी हैं तो आप देख लीजिए किस तरीके से रेलवे में और अन्य संस्थानों में जो नौकरियां का जो हाल है। सुबोध जी, क्या सिर्फ नौकरियां सरकारी सेक्टर में मिले, प्राइवेट सेक्टर मिले, बस यही नौकरियां हैं? जीविकोपार्जन के लिए जो हम प्रयास करते हैं उससे हम नौकरी करते हैं, या फिर किसी काम को करने के एवज में हमें पैसे मिलते हैं, तो किसानी भी हो सकती है। हाँ जी, अपनी बात आप पूरी करें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और फिजिकल रिफॉर्म भारत सरकार ने जो किया था, खासकर डीमोनेटाइजेशन, रेरा और जो है कॉर्पोरेट टैक्स में जो रिलीफ दिया था 2 लाख करोड़ को कॉर्पोरेट घरानों को, और साथ में जो ये किसान और जो फार्म लॉज जो लाने की कोशिश की गई थी, इससे जो है पूरे इकोनॉमी को क्रिपल डाउन कर दिया। और यहां तक कि आप देखिएगा जो बेरोजगारी दर था 7.9 आपको अभी है, और 2020 में भी ये 7.2 था। इसका मतलब है कि कोरोना ही नहीं, साथ में जो है इनका जो है अदूरदर्शिता स्ट्रक्चरल और फिजिकल रिफॉर्म को देखकर जो है उसके कारण से नौकरियां गई हैं। कोरोना काल में जो नौकरियां गई हैं वो नौकरियां एडिशनल है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 10 करोड़ नौकरियां चली गई, टोटल 1 करोड़ नौकरियां चली गई, और 60 लाख नौकरियों की ये अब जो है बात कह रहे हैं। आप देखिए, ठीक इसी प्रकार से कंजम्पशन जो होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन हो या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन हो, इसमें भारी कमी आई है। भारी कमी क्यों आई है? भारी कमी इसलिए आई है क्योंकि वो डिमांड नहीं है मार्केट में। जब मार्केट में डिमांड नहीं है आपके पास, तो बट नेचुरल है कि वो जो है डिमांड क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है, डिमांड नहीं रहने के बावजूद भी, सप्लाई ज्यादा होने के बावजूद भी महंगाई चरम सीमा पे है। तो आप देखिए इस बजट में जो है जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को मदद करने की बात कही गई, और खासकर जो हमारा बिहार है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और हाउस में 2-2 बार जो है बिहार विधानसभा ने जो है इसको पास किया स्पेशल स्टेटस लेने के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए, लेकिन जो है ये जो है अनदेखा कर दिया गया। ये बिहार जो है इससे जो है त्राहिमाम है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद हमारे साथ बैठे हैं। निखिल आनंद जी, एक साथ 4, 5, 6 सवाल आए हैं, और ये सुबोध जी की तरफ से। पहला ही ये था कि इसमें छलावा है, ये छलावा क्यों नहीं है ये आप बताइए।
रोजगार वाली जो बात है, ये भी आप बताइए कि रोजगार का सृजन क्यों नहीं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर जो 60 लाख की बात चल रही है वहां पर हम नए रोजगार सृजित कर सकते हैं। उसमें किसानी भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर उनकी भलाई के लिए करेंगे तो उनके भी रोजगार से हम जोड़ रहे हैं, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। और जो इसके अलावा 3 और सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, उन सभी का जवाब आप दीजिए पॉइंट वाइज। देखिए, इस बजट को लेकर के हमारा यही एक ओवरऑल असेसमेंट है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और कोविड के दौर में जो फ्रेगमेंटेशन हुआ, सरकार ने डिफरेंट सेक्टर को जिस तरीके से उसके लोअर बेस को बनाए रखा, वहां से हम आगे का सफर कैसे तय करेंगे। हमने आर्थिक तौर पर आर्थिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया है। आप देखें कि 2007 2,70,000 करोड़ जो एमएसपी के लिए प्रोविजन किया गया है, पिछले सत्र में एनुअल ईयर में 2,37,000 करोड़ एमएसपी के मद में हमने किसानों को दिया है। इसके अलावा जो 25,000 किलोमीटर एनएच का डेवलपमेंट है, 20,000 करोड़ उसके लिए प्रोविजन किया गया है। हाउसिंग सेक्टर की बात, हाउसिंग सेक्टर में ये तो बजट वाली बात हुई है। सुबोध जी के सवाल का जवाब नहीं है, सुबोध जी को आप संतुष्ट कर दें। इतनी सुबोध बड़ी जी बात ने कहा है कि सोशल रोजगार वेलफेयर सृजन स्टेट पर सबसे सवाल बड़ा मसला उठाने- है कि हमें महामारी से हम निपटे, निश्चित महामारी तौर से पर हम निकले, इंफ्रास्ट्रक्चरल खुद को डेवलपमेंट मजबूत होगा, बनाएं और उसके बाद एग्रो रोजगार इंडस्ट्रीज सृजन करें, क्योंकि का एक बड़ी ग्रोथ आबादी होगा जो है और वो मुंह बाय एग्रीकल्चर सरकार की सेक्टर तरफ से में देख रही है। हम- तो इसको हमने कैसे PLI आप डील स्कीम कर रहे हैं, जो कैसे लाया सरकार है, क्या कर रही है? प्रोडक्शन बेस्ड, देखिए प्रोडक्शन बेस्ड जो लिंक्ड इंसेंटिव जो पॉलिसी है, जिसके तहत हमारा काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख करोड़ का हमने जो प्रोविजन किया है। निश्चित तौर पर आने वाले कई सालों में हम उसके तहत काफी जॉब क्रिएशन करने जा रहे हैं। स्टार्टअप के कारण काफी सारे जॉब्स क्रिएशन हुए हैं। यही नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि जो डे टू डे अर्निंग मेंबर्स हैं उनके लिए आप देखें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 75 लाख लोग एप्लीकेंट थे जिनको लोन मिला है। और हमने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कोविड के दौर में जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को जो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया, 1 करोड़ 60 लाख लोगों को, करीब 160 करोड़ लोगों को जो हमने वैक्सीनेशन फ्री किया और 35,000 करोड़ जो हमने हेल्थ सेक्टर के लिए मुहैया संभाले रखा। कुल मिलाकर हमने देश को उस समय संभाले रखा था, कहना जो है, जब महामारी थी और पैंडेमिक में सब कुछ तितर बितर हो रहा था, उस समय आपने संभालने की कोशिश की। अब जो बजट आया है उसे आप कह रहे हैं कि ये काफी दूरगामी भविष्य के तौर पर कुछ सुगम है, बढ़िया है। तो यही सवाल जानने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा देश युवाओं का देश है, जिसमें बड़ी आबादी युवाओं की है, तो वो युवा तो रोजगार मांगेंगे, दोनों हाथ मजबूत है, उसमें काम नहीं है, तो फिर काम के लिए क्या है, प्रावधान क्या है? एकदम बिल्कुल एकदम सीधा जवाब इसका चाहिए। देखिए, है क्या, निश्चित तौर पर हमारे जो अनुमान थे पिछली बार डेफिसिट को लेकर के, उससे ज्यादा डेफिसिट हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले दिनों कोविड के दौर में भी प्रधानमंत्री जी ने डिफरेंट सेक्टर्स को बूस्ट अप करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो इकोनॉमिक प्रोविजंस किए, उसी का परिणाम है कि आज हम बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप किया है और जितने सारे प्रोविजंस किया है, निश्चित तौर पर यह जॉब क्रिएशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में कोविड की चुनौती के बावजूद भी हाईवेज के फील्ड में, जो रेलवेज में जितने जॉब्स जनरेशन हुए हैं, तो वो आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर संकेत है। हम 60 लाख जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक्स हैं उनकी बुनियाद पर कह रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इस बुनियाद पर सुबोध जी को, हाँ, सुबोध जी अपनी बात आप कह सकते हैं। रुकिए जरा निखिल जी, हाँ, इनकी बुनियाद पर कुछ अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो बताइए। देखिए, निखिल भाई जो कह रहे हैं अभी, जब तक इस बजट में लेबर इंसेंटिव जो है, रोजगार का सृजन की बात नहीं कही जाएगी, खासकर रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट हम जानते हैं चेन रिएक्शन है,
उसमें सीमेंट है, स्टील है, लोहा है, सब है। जब तक यहाँ पे रोजगार सृजन की बात और पैकेज देके उनको जो है मजबूत नहीं किया जाएगा इस सेक्टर को, और टैक्स का मैं बात कह रहा हूँ, सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, आपको ग्लासेस हो गए, 28% टैक्स है इसके ऊपर। जब तक ये नहीं कमी की जाएगी और जो है रियल एस्टेट में इन्फ्यूज नहीं किया जाएगा फंड, जब तक मुझे लगता है रोजगार सृजन की बात करना जो है कोरी बेईमानी है। इसके साथ साथ जो कृषि की बात कर रहे थे आप, ग्रामीण में इकोनॉमी को डेवलप करने की बात हो रही थी, वहां मनरेगा, जब इन्होंने गड्ढे की बात कही 2014-15 में, तो मनरेगा जो है वही कोरोना काल में मनरेगा एक रूरल इकोनॉमी को बचाए रखा था। मनरेगा के तहत एक्सपैंड करना चाहिए वर्क एथिक्स को, और साथ में है उसको मजबूती से फंड देकर जो है रूरल इकोनॉमी को सस्टेन करना चाहिए। तभी जाके जो है जो गांव में जो गरीब गुरबा है उसकी जो है भरपाई हो पाएगी। उसके साथ साथ देखिए, जब यहाँ बात कर रहे हैं कि 80 लाख जो है घर बनाने की बात हो रही है, तो बिहार में ही लगभग 52% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन उनका आबादी है हमारे पास। तो इसमें जो है ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देखिए कृषि को लेकर लगातार ये लोग जो है कृषि कानून लाकर ये लड़ाई पेट की और खेत की थी। ये लड़ाई जो थी, अगर खेत अगर सूखा रहेगा तो पेट भूखा रहेगा, उसकी लड़ाई थी। इन लोगों ने पूरे 2 साल इसमें बर्बाद किए और उसके बाद जो है इन्होंने लॉ विड्रॉ किया। लेकिन बिहार के किसान कहाँ थे? बिहार के किसान तो पहले बताए थे सुबोध जी, हमने तो दिखाया भी, बिहार के किसानों को तो खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं थी। हमने तो उनसे जाकर के पूछा भी कि किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं? बोले कि अभी तो फसल हम क्या करें, अभी तो गोभी और कद्दू के बारे में सोच रहे हैं किसान। हाँ जी निखिल जी, एक छोटी सी टिप्पणी कीजिए ताकि हमें अरविंद निषाद जी के पास चलना है, एक जरूरी बात उनसे करनी है। हाँ। विवेक जी, मुझे लगता है डबल इनकम फरवरी में कहाँ हुआ? तो आप तो जो है बजट को लेकर के अति आलोचनात्मकता या सिनिसिज्म की बहुत जरूरत नहीं है। वादे से मुकर रहे हैं। थोड़ा सा ये मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे भी बात करनी चाहिए। नहीं तो उसी मैक्रो और माइक्रो के चक्कर में 80 लाख वाली जो बात है उन्होंने छेड़ दी है, इसका जवाब उन्हें नहीं मिला, इसलिए रजिस्टर हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि हमने जो लेबर कम्युनिटी है उसको किस तरीके से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। आप 1.5 लाख से ज्यादा जो पोस्ट ऑफिसेज के हैं बैंकिंग कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे, और हम तो अब सबको डिजिटल बैंकिंग डिजिटल पेमेंट के मोड से डीबीटी के सिस्टम से जोड़ने जा रहा है, और रोजगार सिस्टम, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए ई श्रम पोर्टल जिस तरीके से इफेक्टिव साबित हो रहा है, हम उसको निश्चित तौर पर जोड़ रहे हैं। आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, इस बात का संकेत है। सुबोध जी का कहना ये था, रोटी दे दीजिए, थाली तो फिर बाद में देख लेंगे, थाली लेके लगा दीजिए स्टील की और पीतल वाली, तो फिर उसमें खाना न मिले तो फिर क्या फायदा। ठीक है अरविंद निषाद जी, जरा ये बताइए, एक मिनट सुबोध जी जरा हमें जेडीयू के पास जाने दीजिए। नीतीश कुमार ने कहा बहुत बढ़िया वाला बजट, लेकिन आप ही के यहाँ से आवाज क्यों आती है इस तरह के कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि निराशाजनक बजट है? ऐसा क्यों? 2 बयान एक साथ क्यों आते हैं आपके यहाँ से? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का स्वागत किया है और मिलीजुली बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के हित में है, और गैंगेटिक क्षेत्र में जो इस बजट में गैंगेटिक क्षेत्र के किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग का जो प्रावधान किया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नहीं, वो तो हमने बयान सुन लिया अरविंद जी, ये क्या बात क्या है? उपेंद्र कुशवाहा निराश इस बजट से? मैं आऊंगा विवेक जी। नहीं, आप अपने पास थोड़ा सा वक्त कम रहता है तो इसलिए आप आइएगा जब तो बहुत लेट हो चुकी, तब तक तो हम फिलर चला देंगे। आप बताइए उपेंद्र कुशवाहा क्या दिक्कत है, उन्हें निराशाजनक क्यों लगता है सब? देखिए हमारी पार्टी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस मांग के साथ आज भी हम हैं, हमारी पार्टी है और बिहार की जनता है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट के दिन आज बिहार के लिए बिहार को सौगात लेकर के आएगा और बिहार के निवासियों को एक तोहफा मिलेगा भारत सरकार की ओर से, और हमारा कोई यह भीख नहीं है, यह हमारा अधिकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट किया, यही बात थी। सुबोध जी आप कंक्लूड करें। हाँ ठीक है, उस ट्वीट में साफ लिखा है। ठीक है उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ
देखिए, अभी अरविंद भाई जो बात कर रहे थे कि ये बजट बहुत अच्छी है, पर स्पेशल स्टेटस की बात है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं बजट बहुत अच्छी है। इनकी जो उप मुख्यमंत्री थी वो रेणु देवी, वो कह रही थी कि स्पेशल स्टेटस का कोई जिक्र ही नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो बजट तो विकसित प्रदेशों के लिए है, पिछड़ा प्रदेश बिहार है उसके लिए तो कुछ है नहीं इस बजट में। नीतीश कुमार जी एकदम बोल रहे हैं बहुत अच्छी बजट है। तो आप देखिए नीतीश कुमार जी, जब आप जो डिमांड कर रहे हैं बिहार विधानसभा में जो पास है जो चीज, उस जेन्युइन डिमांड को भी आपने उसमें कहीं नहीं पैकेज की बात कही गई बिहार के लिए, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि एक लंबी बहस चलेगी इस पर, बजट से बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर लंबी बहस चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है कि आप लोग आए और इस पर चर्चा की। बजट 2022 किसे क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर लगातार बहस जारी रहेगी। खबरें लगातार जारी हैं।